नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, चैनल को लाइक करते हैं और लोगों को बताते हैं, इस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सूर्यभूषण सर। के साथ मेरी बातचीत आप सुन चुके हैं। सर डीएमआई में प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार। तो हम सभी लोग सार्वजनिक जीवन में गंदगी से परेशान रहते हैं। हम भारतीय बड़े रोचक लोग, हमारे घर बड़े साफ सुथरे होते हैं। आमतौर पर घरों में आप जाएंगे तो चीज मिलेंगी, लेकिन हमारी सड़कें खस्ता हाल हैं, हमारी नालियां भरी पड़ी हैं, हमारी सड़कें गुटखे के चित्र विचित्र रंगों से चिन्हित हैं। पान खाकर हम कहीं भी थूक सकते हैं। सड़क हमारे पिताजी की तब हो जाती है जब हमें पार्किंग करनी होती है। वो तुरंत पिताजी जस्ट रजिस्ट्री भवन से निकलते हैं, क्योंकि हम आड़ी तिरछी कहीं भी जैसे हमारा मन हो हम पार्क कर सकते हैं, अपनी 2 पहिया से लेके 4 पहिया तक। और यही हम लोग, अगर मैं देश के संदर्भ में कहूं तो यही बिहारी जब दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, बहुत वेल बिहेव्ड हो जाता है। मुंबई और दिल्ली का नागरिक जाता है या अमेरिका जाता है तो उससे सुशिक्षित, उससे बढ़िया सिविक सेंस वाला नागरिक कोई नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में ये चीजें उल्टी हो जाती हैं और इसके साथ दोष हम देते हैं 2 चीजों को, गरीबी को और सरकार को, कि सरकार काम नहीं करती है। अब अगर हम गुटखा खा के किसी दीवार पर बहुत बढ़िया पेंटिंग बनी हुई है, उदाहरण के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन चले जाइए, पटना की सड़कें चले जाइए, पटना की सड़कें चले जाइए, आप किसी भी शहर में, अभी बिहार सरकार ने अभियान चलाया हुआ, आप मधुबनी रेलवे स्टेशन चले जाइए। उसके लिए सर की भावनाओं को आहत करते हुए, क्योंकि सर बड़े विनम्र हैं और उस तरह मेरी तरह तो बातें नहीं बोलते हैं, मैं स्वामी हूं फिर भी ऐसी कठोर भाषा बोलता हूं। बिहार एक बड़ा सुअर बाड़ा है और सब इसके बाशिंदे हैं, हम सभी, और हमारी पूरी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर जैसा आपको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अब शायद नियमित तौर पर लिखते हैं या अनियमित ही, इनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जहां इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इकोनॉमिक्स से और इसको जोड़ा है। लेकिन एक बात में हम दोनों ही सहमत हैं कि बिहार बहुत ही गंदा प्रदेश है। सर, उस आर्टिकल के संदर्भ में ही मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिर गंदगी का अर्थ क्या हो सकता है, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, पहली बात तो आप जो आपने कहा कि मैं स्वामी हूँ, लेकिन स्वामी को ही अधिकार है कि कटु सत्य बोलने का। तो सत्य जो है वो कड़वा होता ही है। और ये बिल्कुल सत्य है कि बिहार जो है, जहाँ देखिए आप आँख उठाइए देखिए तो गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। कोई भी शहर आपको जो है इससे अभिभूत नज़र आता है, और जो थोड़ा बहुत खाली नज़र आएगा वो उससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ शहर के सबसे पावरफुल लोग वहाँ पे हो सकता है फिर रह रहे होंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो गरीबी का अर्थशास्त्र अगर इसमें देखिए तो अर्थशास्त्र बेसिकली है क्या? अर्थशास्त्र में हम लोग ये देखते हैं कि नॉर्मली जो है हर इंसान का बिहेवियर जो है वो किसी भी जो इंसेंटिव से कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अब अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आप अगर वहाँ पे देख रहे हैं कि आप सफाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो है उसको कंटिन्यू जो है वो इंसेंटिवाइज है कि नहीं मैं गंदा ही छोड़ दूं, क्योंकि उसको उसका पनिशमेंट नहीं इन्फोर्स नहीं किया जा रहा। तो नेचुरली क्या होता है कि आप भी उसी ट्रेजेडी में फंस जाते हैं। इसको टिपिकल जो बोलते हैं ना, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। आपने अगर नहीं किया तो जैसे ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम में अगर आप देखिए सिंपल सा उदाहरण है, आप लेन में खड़े हैं, सारे लोग लेन में खड़े, अचानक से आपके दाहिने हाथ में दाहिने साइड में एक गाड़ी आएगी जो ऐसा लगेगा कि हम बेवकूफ हैं जो इतने देर से लाइन में खड़े हैं, और वो जाके आपके आगे लगा देगा। अब नेचुरली आपका जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो टेंडेंसी क्या होती है, वहां पे ये होता है कि मैं इतने देर से बेवकूफ तो नहीं था, तो मैं तुम्हें भी नहीं आने दूंगा। आइडियल वर्ल्ड में अगर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि आप थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, ठीक है उसने गलती की है, लेकिन उसके कारण से ट्रैफिक दोनों तरफ जो है वो जो जाम ना हो,
ट्रैफिक जैम ना हो, रादर देन वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम भी उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हमारे आसपास जो इर्द गिर्द जब इस तरह के लोग घूमते हैं ना, तो जो नॉर्मल इंसान जो बेहतर बिहेव कर सकता है, उसकी भी टेंडेंसी उसी चक्रव्यूह में फंस जाता है। और इसीलिए जो है आप देखिएगा कि ये सब जगहों पे जहाँ पे इन्फोर्समेंट बहुत वीक है, यहाँ पे अगर पुलिस और जो प्रशासन है, इनको अगर आप देखिए तो इनका जो ट्रैफिक खास करके रोड पे मैं देखता हूँ कि इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि जो बेल्ट आपने लगाया नहीं लगाया, हेलमेट आपने लगाया नहीं, आपके पॉल्यूशन है या नहीं है, इस पे ज्यादा फोकस है रादर देन आपका जो डे टू डे फंक्शनिंग है, जो इंक्रोचमेंट है, कहीं पे कोई राइट टर्न लेके किसी को मतलब रेड लाइट है उसको जंप करके निकल गया, उसको कोई पेनल्टी नहीं है। सो मतलब ये इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स की जब बात करें तो इसका अर्थशास्त्र यही कहता है कि चूंकि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको वहां पे इंसेंटिव बहुत ज्यादा है, उनको उसका रिटर्न बड़ा हाई है। अगर वो सीट बेल्ट वाले को पकड़ता है तो वो हो सकता है कि उससे वो एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर सकता है रादर देन जो मांडवाली है। करके, हाँ मांडवाली करके वो बीच का रास्ता हाँ निकाल लेगा जी। हाँ, तो वो तो इसीलिए वो यहाँ पे अर्थशास्त्र बेसिकली बहुत काम करता है, इसलिए उसका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए तो दर्शकों, हम लोग हंसते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत पीड़ा की बात है, खासतौर से अगर आप देश की राजधानी में जाएं, दिल्ली में, कुछ इलाकों को छोड़ दें या फिर किसी राज्य की राजधानी में जाएं, और जब आप अपने राज्य की राजधानी में जाते हैं, पटना में, अगर आप बेली रोड को छोड़ दें, और वो भी अब पिछले 3-4 थैंक्स टू अटल पथ, और ये भी, उसमें भी अगर आप ओवर ब्रिज के ऊपर से नहीं जा रहे हैं, तो वो जो राजा बाजार और वो पूरा नीचे वाला इलाका है, दैट इज प्योर अराजकता, सुअरबाड़ा और गंदगी और बीमारी का ठिकाना है। पारस हॉस्पिटल और उसके ठीक आगे गंदगी का पहाड़ लगा रहता है। पटना स्टेशन इतना बढ़िया बना दिया, और आप आगे निकलिए, जैसे आप स्टेशन से निकलेंगे आपके नथुनों में पेशाब का भभूका आएगा। इतना महान राज्य हमने बनाया। लेकिन सर, लोग अक्सर कहते हैं, हमारे कॉमरेड मित्र खासतौर से कहा करते थे जेएनयू के जमाने से, और आज तक कहते हैं कि देखिए आप लोग तो पूंजीवादी हैं, आप लोग बात समझते नहीं है, गंदगी का गरीबी से रिश्ता है। इस चीज में आपकी कोई है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो दिखता है जो अट्टालिकाएं हैं वो सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट करते हैं। जो जिसकी गाड़ी थार है वो पूरे सड़क को अपने पिताजी की ही नहीं, वो अपने दादाजी के जमाने से समझता है। जिसके पास एंडेवर है वो तो समझता है कि भाई पूरी सड़क हम ही ने रजिस्ट्री करा ली है, पिताजी तो बाद में आएंगे। तो इसका गरीबी से ये जो हमारे कॉमरेड लोग बोलते हैं, आपको कुछ लगता है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ है सीन? नहीं, क्योंकि ये प्योर तरह से जो है कल्चरल प्रॉब्लम है। क्योंकि जो जो आप कल्चर जो जैसा आप बनाते हैं, जैसा आपने अभी जो उदाहरण दिया कि जो कुछ चुनिंदा लोग जो होते हैं, जो जिनके पास थोड़ी बहुत शक्ति ज्यादा आ जाती है, तो वो समझते हैं कि वो पूरा शहर उनका अपना है, मतलब वो शहर को ही ओन करना शुरू करते हैं। ओनरशिप भी अलग ढंग से आता है, मतलब उसको कितना तरह से नेस्तनाबूद कर दें। तो इंक्रोचमेंट आप देखिएगा तो मैक्सिमम बड़े बड़े लोगों की इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें गरीबी से तो कोई लेना देना ना। उनके बिहेवियर भी जो मैं देखता हूँ, जैसे जो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक बड़े स्कूल का बस से एक बच्चा चिप्स फेंकता है, तो एक नॉर्मल बात हमें, यहाँ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान के कई इलाकों में नजर आता है ये। लेकिन हमारा सिर्फ ये मत था कि वहां पे तो गरीब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो फैमिली भी गरीब बच्चे से नहीं आ रही, फिर भी उनका बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए इसमें गरीबी से तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई कनेक्शन है। और मैं तो देखा हूँ कई, अगर जो खास करके जो गरीब हम किसको बोलते हैं, इनकम से गरीब हैं या मस्तिष्क से गरीब हैं, तो यहाँ पे जो मस्तिष्क वाली गरीबी है वो ज्यादा मुझे लगती है कि उभर के आता है और दिखता है हमें। हम क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि इनकम वाले, मैं तो देखा हूँ कई जिनके जिनके लो लेवल इनकम है, वो अपने मतलब बहुत ही साफ सुथरे रहते हैं, कम कपड़े होंगे लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरी गंदगी में मतलब रह रहे हैं ऐसा।
तो इससे कोई कनेक्शन नहीं। इनफैक्ट मैं तो जेएनयू में ही जब देखा कि हमारे कई जो मित्र होते थे, जो कॉमरेड मित्र जो है, वो जाड़े के दिन में तो उनके रूम में जा नहीं सकते थे आप, क्योंकि वो पूरे जाड़े में जो है वो उनको लगता था कि बहुत ठंड लग रही है। वो तो नहाते नहीं थे, उनके कमरे से भी बदबू आती थी, पता नहीं एक अजीब सी मिली जुली सी बदबू होती थी सिगरेट की बिल्कुल, और बिल्कुल। बाकी सबके साथ, मतलब। हाँ, हाँ। लेकिन तो सर ये बड़ा विचित्र पैराडॉक्स है, इसको थोड़ा समझते हैं, अर्थशास्त्र को छोड़ते हैं कुछ देर। हम भारतीय, हम बिहारी खास तौर से छठ के दौरान नदी नाले, उस यमुना सीवर तक में हम खड़े हो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम पीपल को पूजते हैं, हम पर्यावरण के हर एक अंग को पूजते हैं। कहाँ चला गया हमारा सारा बोध? हम गाय को पूजते हैं, अभी कुत्तों को लेकर जो विवाद चल रहा है, आप देखिए, मतलब लग रहा है जैसे तृतीय विश्व युद्ध कुत्तों, डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच छिड़ जाएगा। यहाँ तक कि सीजेआई को बोलना पड़ा कि भाई हम पुनर्विचार करेंगे, आप लोग ऐसा मत कीजिए। कैंडल मार्च चल गए। ये जो करुणा है, ये जो सफाई का भाव है, मैं बहुत साल पहले चेन्नई के एक झुग्गी बस्ती में गया था, मुझे वहां इतनी सफाई मिली। मैं फिर से गरीबी की बात कर रहा हूँ, झुग्गी बस्ती थी, लेकिन हर एक घर के बाहर वो अल्पना, वो जो रंगोली कहते हैं, और इतना नीट एंड क्लीन था कि आप मतलब प्रसन्न हो जाएंगे। वो झुग्गी झोपड़ी लगती ही नहीं थी। लेकिन फिर मैंने झुग्गियां देखी मुंबई की, फिर मैंने झुग्गियां देखी दिल्ली की, फिर मैंने दिल्ली के लुटियन जोन को भी देखा, फिर मैंने सब कुछ। और ये जो आवारापन आया है कि चलती बस से फेंक देना, नीचे कौन जा रहा है, किसी चीज से ये जो विस्मरण है, इनर्शिया है बिहारियों का। और मैं बिहारी ही कहूंगा, क्योंकि मुझे अभी बाकी देश से मुझे मतलब नहीं है। मैं अपने घर में 30 दिनों से बंद हूं, क्योंकि बारिश हो रही है और वो पूरा कीचड़ और ऐसा लबो जमा बन गया है कि मैं के मारे निकल नहीं रहा हूं कि क्या कहां पड़ जाएगा। ये कैसे हो गया? हम भारतीय जो गंदगी से इतना दूर रहते हैं सिद्धांत के तौर पर, वो भारत इतना गंदा हो गया कि प्रधानमंत्री को स्वच्छता अभियान चलाना पड़ा और अभी तक स्वच्छ नहीं हो पाए हैं। स्वच्छ होना तो दूर, शायद हम और गंदे हो गए हैं। इसको कैसे देखते हैं सर आप? बिल इसमें इनफैक्ट जो मुझे लगता है, जो एक एक एडवर्ड बैनफील्ड की जो एक का जो प्रोपोजिशन है, इमोरल फेमिनिज्म की, जो ऐसी सोसाइटी में, मतलब हमारा ये, जैसे जो आपने जितने उदाहरण दिए, इससे यही हमें कि हमारा नैतिक अधिकार क्या, नैतिक हमारा जो कह सकते हैं कि आधार क्या है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम इतने, हमारी सोच इतनी पिछड़ी है, और हमारी सोच में दोहरापन बहुत ज्यादा, दोगलापन कर सकते हैं। मतलब एक तरफ जो है, हम जब छठ होता है तो हमारा जो क्या कर सकते हैं, जो स्वच्छता का जो क्वालिटी का जो पैरामीटर होता है, वो बहुत अलग अनप्रेजेंटेड होता है। और जी, ठीक नेक्स्ट डे ही जो है, हम लोग फिर से बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। नेक्स्ट डे तो ही नहीं सर, सुबह वाले हाँ, अर्घ के बाद तुरंत हाँ, आप बिल्कुल। जाइए, किसी भी घाट पर जाइए, मतलब आपको लगेगा ये हो गया। मतलब कल तक ये स्वर्ग और आज नर्क से भी बदतर है जी। बिल्कुल, तो उसी में उसमें जो ये कहता है कि जो सोसाइटी जहाँ पे आप अपने फैमिली और इमीडिएट फैमिली के बियॉन्ड लाइफ को देखते नहीं है, मीन्स आप तो वहाँ पे आपकी जो जो मानसिकता है, वो इसी भंवर में फंस जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो बिहार में लोग कहते हैं ना कि गोतियारे निभाते हैं, मतलब आप जी, विद इन अ फैमिली आपके जो रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स वैल्यूज बड़े हाई स्टैंडर्ड के होते हैं। आप घर की महिलाओं को बहुत हाई रिगार्ड करते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करेंगे, खाना खाने के समय पहले जब तक वो ना ले, हम नहीं लेंगे, यही जो है। लेकिन जैसे ही वो बाउंड्री बाहर क्रॉस करते हैं, हमारा टेंडेंसी ऐसा होता है कि जैसे वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम उसको जो है, मतलब हमारे लिए वो बेसिकली नॉन एंटिटी हो जाता है। और ऐसे ऐसे में हमारा बिहेवियर बिल्कुल एनिमल, दिस इज व्हाट द टिपिकल एनिमल बिहेवियर। आप अगर इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम देखें, तो ये जानवर से, जो आपने एक एक महान जानवर को तुलना सुअर से कर दिया, एक्चुअली सुअरवाड़ा जी। जानवर सुअर वाड़ा। तो एक्चुअली हम लोग वैसे ही बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि हमारे लिए फिर वो लगता है कि ये सब तो हम मतलब है ही नहीं, हमारा प्रजाति नहीं है।
तो लेकिन सर हमें हमने सभ्यता अभी तक हम हम्म, हम सभ्यतागत संकट और तमाम हमारे ऊपर आक्रमण हुए, कई लोग इसको विदेशी प्रभाव भी बताते हैं कि भाई 1200 साल से हमको ऐसे घेटोज में रखा गया, ये किया गया, पर पर नहीं जाते हैं। हम्म, समस्या पर बात कर ली, अब जरा समाधान की ओर देखा जाए। क्या आप देख पाते हैं, एक इतने साल से आप बच्चों के बीच हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे इतने गंदे क्यों रहते हैं, उनके व्यवहार में गंदगी क्यों है, और इसका उपाय क्या है, क्या लगता है? इसका देखिए एक तो सबसे बड़ा जो उपाय जो मुझे लगता है कि अर्ली चाइल्डहुड से जो है ना, घर में जो बच्चे हैं ना, उनको हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने उसमें लिखा भी था कि हम बड़े लेजर फोकस्ड होते हैं कि उनको एआई, कोडिंग, पाइथन सब कुछ सिखा दें। बट उनको जो बेसिक मैनर्स हैं, कैसे आप सोसाइटी में बिहेव कर, क्योंकि हमारी सोसाइटी अब जो है बहुत बुरी तरह से बिखर गई है। हम लोग देखते-देखते मतलब हम लोग है मतलब पूरी तरह से न्यूक्लियराइज़्ड फैमिली हो गई है, जिसमें क्या है बच्चों की जो परवरिश है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आने वाले समय में तो ये ऐसा चैलेंज पोज़ करने वाला है जो हम लोग पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग तैयार भी ठीक से हैं। तो अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम सारे बच्चों को कम से कम स्कूल में कुछ चीज़ें जो है वो कंपल्सरी कर दें कि बच्चों से बहुत सारे काम करवाएँ। कि जो तब जैसे बच्चा घर में क्या टॉयलेट नहीं साफ कर सकता है या झाड़ू नहीं लगा सकता है। ये हो सकता है कि चूँकि फैमिली न्यूक्लियराइज़ है तो हम लोग हमेशा बच्चे को वैसे ही ट्रीट करते हैं कि बच्चा है, बउआ है। तो उसको जो है थोड़ा इस मानसिकता से हट के स्कूल में अगर हम ये कर दें, तो बच्चों में वो इन्हिबिशंस जो है, जो कह सकते हैं कि उस चीज़ को काम करने के प्रति जो है ना, वो एक संवेदनशीलता बढ़ती है। और थोड़ा-सा उसको एक क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, जिसमें हमें थोड़ा उसको इस ढंग से देखना पड़ेगा कि कैसे उसके अंदर ये हम इम्बाइब कर पाएँ। और ये वहीं से मुझे लगता है, जब एक बार बच्चे करने लगेंगे, तो नेचुरली वो दूसरों को भी टोकेंगे और उनको टोकने पे बाकी लोग चिल्लाएँगे भी नहीं। तो मुझे जी वही एक-एक किरण दिखती है जो रोशनी जहाँ पे हम लोग कुछ चेंज ला सकते हैं। जी, सर ने बताया, दर्शकों श्रोताओं मैं बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन सर से अगर मैं काउंटर क्वेश्चंस करूंगा तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। जैसे वह बाप अपने बेटे को भला क्या शिक्षा देगा जो उसको स्कूल पहुंचाने जा रहा है, 1.5 गुटखा मुंह में रखे हुए है, वो करके जा रहा है, उसे बाहर कर रहा है। आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। और वो पिच से देता है, और वो अगर रेलवे की क्रॉसिंग है तो वो तमाम उबड़ खाबड़ रास्ते से वो अपने बच्चे की जान तक को खतरे में डाल देता है, वो हुँ, अपने बेटे को। और ये बिहार के 99.फीसदी है, खास मेरी जनरेशन, सर माफ कीजिएगा, 40 से 50 के बीच जो है, हम लोग इतने घनघोर इनर्शिया में जी रहे हैं, हमें खबर ही नहीं है कि हमारे आसपास क्या आ रहा है। आप पब्लिक न्यूसेंस के इतने आदी हो चुके हैं, सार्वजनिक जगहों पर जाने से डर लगता है। आप अगर बाल कटवाने जाएंगे तो वहां 5 लोग अगर हैं तो पांचों रील बाज पूरे वॉल्यूम में बजा रहे हैं। पहले एक बेचारा वो जो नाई होता था वो कोई विविध भारती या गाना लगा के आपका मनोरंजन करता था, अब 5 दिशाओं से 5 सुर आपको सुनाई देते हैं। ये बहुत बड़ा संकट है दोस्तों। और पहले हमारे स्कूल की किताबों में नैतिक शिक्षा का अध्याय हुआ करता था, अब सरकार ने वो भी हटा दिया। सर ने जो है, अगले दिन इन पर हमला हो जाएगा कि ये बाल श्रम की वकालत कर रहे हैं, लेकिन करना वही होगा। बच्चों को सिखाइए और सबसे पहले खुद सीखिए कि आपके घर से बाहर जो भी कुछ है वह प्रकृति का है, समाज का है, सरकार का है और सार्वजनिक है। उसे आप बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का आपका अधिकार नहीं है। प्लीज साफ रहिए। सुअर बन चुके हैं हम लोग, कृपया। अभी देवत्व की तो बात ही छोड़िए, वो सब तो हम लोग पता नहीं कितनी सदियां लगेंगी, लेकिन कम से कम आदमी बने। अपने आसपास 1.5 किलो गुटखा खाने वालों को टोकें और टोकना शुरू कीजिए। झगड़े होंगे, एकाध झगड़े होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको विनम्रता से आप अपनी बात लेकिन रखिए। अगर कोई सार्वजनिक बस में बजा रहा है गाने बहुत लाउड वॉल्यूम में, उसको कहिए कि आप कम कीजिए, या फिर उसको कहिए कि वो स्पीकर पर न सुने, वो अपने कान में लगाए। मेरे ख्याल से, और सर ने बताया, सबसे पहली पाठशाला तो घर ही होती है।
घर से शुरू कीजिए। घर से तो आप तब शुरू करेंगे जब आप खुद वैसे होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल दीजिए इजाजत। एक छोटे विराम के बाद हाजिर हो जाएंगे और फिर से वही बात, आपने अपना स्नेह और प्रेम जिस तरह व्यालोकवाणी को दिया है, देते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज, और लोगों को बताते रहिए। हम सामान्य बातें भी करेंगे, राजनीति की भी बातें करेंगे, लेकिन देश और समाज को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए इसी के साथ विदा। जय श्री राम।